हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, विकास और पर्यावरण। तो इसके पहले हमने कई क्लासेस पढ़ा दिया है चैनल पे अपने। तो यहाँ आज देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जो भूकंप के तीव्रता का मापक यंत्र है उसको पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। प्रकृति के विविध रूप हैं। प्रकृति के सौम्य और आकर्षक रूप के अलावा इसका एक डरावना चेहरा भी है, जिसे हम प्राकृतिक आपदाओं के नाम से जानते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन आएंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, हिमशैल, वनाग्नि, वनों में जो आग लग जाती है, सूखा हो जाएगा, ठीक है, और सागरी तूफान हो जाएगा। सागरी तूफान जो आ जाता है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, हिमशैल, वनाग्नि, जंगलों में जो लगती है आग उसको कहा जाता है, सूखा और सागरी तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तबाही का कारण बनाती हैं, बहुत ही तबाह कर देती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक स्तर पर जनहानि होने के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास के भी ठप होने का खतरा बना रहता है, यानी रुकने का खतरा बना रहता है कि जो हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास है वो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित और रुक जाता है। ये आपदाएं प्रचंड, त्वरित, बहुत ज़्यादा प्रचंड, त्वरित होने के साथ ही अप्रत्याशित भी होती हैं, जिससे अक्सर इनसे बचाव के लिए पहले से व्यापक कार्य योजना बनाना आसान नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का ही परिणाम है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मतलब कथन कारण दे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूस्खलन जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना के घटने की संभावना को कहते हैं जिससे मनुष्यों अथवा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो। कई प्राकृतिक खतरे आपस में संबंधित हैं, जैसे कि भूकंप सुनामी ला सकते हैं, जो भूकंप है वो सुनामी ला सकते हैं। सूखा सीधे तौर पर अकाल और बीमारियां पैदा करता है, जो सूखा पड़ जाएगा तो भी तबाही आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मित्रों देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है भूकंप, ठीक है। अर्थक्वेक, यूपेटेड, सुपरटेड और नेट में सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए देखते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप पृथ्वी की परत से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है। क्या बताया गया, भूकंप पृथ्वी की परत से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है, जो भूकंपी तरंगे उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, भूकंपी तरंगे उत्पन्न करता है। एक भूकंप का क्षण परिमाण पारंपरिक रूप से मापा जाता है, पारंपरिक रूप से मापा जाता है, ठीक है। पारंपरिक रूप से मापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित रिएक्टर परिणाम लिया जाता है, यानी रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अभी आगे हम बात करेंगे इसके। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर कहलाता है। मित्रों ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जहाँ पे यानी भूकंप के उत्पादन होने का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, तो सेंटर है ना, केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक। पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जो भूकंप के झटके होते हैं कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी जैसी गतियों को भी पैदा कर सकते हैं। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। क्या बताया गया कि जो अक्सर भूकंप है वो भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास, पृथ्वी के भीतर गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण जैसे ऐसे प्रमुख दोष हैं। कभी कभी
जो परमाणु बम होते हैं इनका परीक्षण किया जाता है, उससे भी क्या होता है, भूकंप आ जाता है। भूकंप की तीव्रता का अनुमान उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। क्या बताया गया कि भूकंप की जो तीव्रता है उसका अनुमान उसके केंद्र, एपिसेंटर कहा जाता है, ठीक है, से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की तरंगे होती है, उससे लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और धरती में दरारें पड़ जाती हैं, यानी धरती फटने लगती है, दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा उसके केंद्र से दूर उससे आहत हुए लोगों पर पड़े असर से लगाया जाता है। अक्सर अगर भूकंप की गहराई उथली हो, यानी ज़्यादा गहराई तक भूकंप ना हो, तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफ़ी निकट होती है, जिससे बहुत अधिक हानि होती है। वहीं जो भूकंप गहरे होते हैं, ठीक है, जब भूकंप जब गहरे यानी ज़्यादा गहराई तक होंगे तब क्या होगा, वह ज़मीन को अधिक नहीं हिला पाते हैं और जन माल की कम हानि होती है, ठीक है। यानी जब भूकंप ऊपरी सतह पर होगा तो ज़्यादा हानि होगी, और जो भूकंप ज़्यादा गहराई तक होगा तो पृथ्वी को कम हिला पाएगा, इसलिए वो जन धन हानि की कम होती है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से कथन कारण वाला क्वेश्चन बना सकता है कि जब भूकंप अधिक गहराई तक होगा तो जन धन की हानि कम होगी या अधिक होगी, तो ऐसे करके ये जो कथन कारण वाला होता क्वेश्चन बन जाता है। इसके लिए भूकंपीय माइक्रोजोनेशन की आवश्यकता होती है। माइक्रोजोनेशन वह प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखेंगे मित्रों। माइक्रोजोनेशन क्या है, माइक्रोजोनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें भवनों के पास की मिट्टी को लेकर परीक्षण किया जाता है और मिट्टी के प्रकार के आधार पर भवनों का डिजाइन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। माइक्रोजोनेशन भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सिस्मोलॉजी। भूकंप की एक विशेष शाखा होती है जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, सिस्मोलॉजी। साइकोलॉजी से घुमा देगा 3-4 ऑप्शन दे करके, ठीक है। ध्यान रखेंगे मित्रों, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में मुख्यतः 2 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, सिंपल सा प्रश्न बन जाएगा। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, तो 2 प्रकार की, ठीक है। भूगर्भीय तरंगे और सतही तरंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। भूकंपीय तरंगे, है ना, यानी भूगर्भीय तरंगे और सतही तरंगे। तो यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, सतही तरंगे हैं जो ऊपर ऊपर होगा, ठीक है, तब क्या होगा, जनधन की ज़्यादा हानि होगी। अब जो भूकंप ज़्यादा सेंटर, ज़्यादा अंदर से होगा तो पृथ्वी कम हिल पाएगी, तो जो जनधन की हानि है, बिल्डिंगें कम गिर पाएंगी, तो लोग ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होंगे। अब सबसे पहला देखते हैं भूगर्भीय तरंगे। क्या होती है भूगर्भीय तरंगे, बॉडी वेव्स। इसको भूगर्भीय तरंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की काया से होकर गुजरती है ना। यह 2 प्रकार की होती है। अब देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, भूगर्भीय तरंगे किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं इनको भूगर्भीय तरंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की काया माने शरीर से होकर गुजरती है, यानी पृथ्वी से होकर के गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कितने प्रकार की तरंगे होती है, भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक तरंगे और एक होती है द्वितीयक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में। प्राथमिक तरंगे कौन कौन सी होती हैं, देखते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। क्या बताया गया कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं यह पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। क्या बताया गया, केवल प्राइमरी जो वेव से होती हैं वे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे,
वहाँ पर क्या होता है, उनका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। इसका औसत वेग कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो प्राथमिक तरंगों का जो औसत वेग होता है वो मित्रों कितना होता है, 8 किलोमीटर, सॉरी हाँ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये ध्यान रखेंगे, किसका, प्राथमिक तरंगों का, ठीक है, जो औसत वेग होता है। इनकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे मित्रों, प्राथमिक तरंगों से संबंधित। अब उसके बाद में द्वितीयक तरंगे देखते हैं, सेकेंडरी वेव्स। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। अब क्वेश्चन बनाया जा सकता है मित्रों कि किन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं या द्वितीयक तरंगे होती हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बन चुका प्रश्न कि कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। तो जो द्वितीयक तरंगे होती हैं वे ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। ये तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो द्वितीयक तरंगे होती हैं या केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, है ना, और तरंग के द्रव पदार्थ से होकर ये गुजर नहीं सकती। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनका औसत कितना होता है, वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो द्वितीयक तरंगे होती हैं उनके आधा कर दो, 8 का आधा कितना होगा, 4, तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैं आशा करते हैं मित्रों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और बैठ भी रही होंगी। अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा, चाहे जिस तरह से बनाएं, कथन कारण वाला बनाएं, मैचिंग वाला बनाएं, हर प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बुक पढ़ने का यही एक फ़ायदा रहता है कि हमारा जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। सतही तरंगे, ठीक है, अब देख लेते हैं सतही तरंगे। पहले हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, भूगर्भीय तरंगे थी ये, ठीक है। इनको दो भागों में बांटा गया था, भूगर्भीय तरंगे, प्राथमिक और द्वितीयक। इनका सारा कंसेप्ट हमने सीख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, सतही तरंगे पढ़ेंगे, है ना, जो ऊपर ऊपर होती हैं, कम गहराई तक होती हैं, सरफेस वेव्स। देख लेते हैं, ये भूपटल के साथ यात्रा करती हैं और क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाओं में कंपन पैदा करती हैं, ठीक है। एस तरंगे, पी तरंगे ये होती है। अब इनका आगे बात डिटेल से बातें करते हैं, ये देख लेते हैं। ये भूगर्भीय तरंगों से अधिक हानिकारक होती हैं। क्या बताया गया कि जो मित्रों सतही तरंगे होती हैं ये भूगर्भीय तरंगों से अधिक हानिकारक हैं और अपने रास्ते में आने वाली सभी इमारतों, सड़कों, पुलों आदि को तहस नहस कर देती, सबको ख़त्म कर देती, नष्ट कर देती, तोड़ फोड़ डालती है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो जो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो ज़्यादा बिल्डिंगें गिरेंगी, जब ज़्यादा बिल्डिंगें गिरेंगी तो ज़्यादा जन धन की हानि होगी। बात समझ में आई। इनका आयाम गहराई बढ़ने के साथ कम हो जाता है, ठीक है, यानी गहराई जितना जाएंगे तो उतना इनका जो आयाम होता है वो कम होता जाएगा। और ये भी दो प्रकार की होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे मित्रों, ये भी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। आप देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, नेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। अब वो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, वहाँ से नहीं क्लियर होगा, ठीक है। केवल पेपर हल करने से हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, वहाँ से हमको जानकारी मिलती है कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। एल तरंगे, आर तरंगे, ठीक है, यानी लब तरंगे। एल तरंगे मतलब लब तरंगे। इनको धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, धरातलीय तरंगे या इनको लंबी तरंगे या लब तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लब ने किया था, ठीक है। इन तरंगों की जो खोज है, एल तरंगों की खोज किसने किया था, लब HD लब ने किया था, ठीक है। ये क्षैतिज हलचल पैदा करती, क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर होता है मित्रों, एक होता है क्षैतिज। तो ये किस प्रकार हलचल पैदा करती है, क्षैतिज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एल तरंगों से कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो HD लब ने की थी, ठीक है, इसलिए इसको लब तरंगे भी कहते हैं। दूसरा है आर तरंगे, ठीक है, ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती है।
ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। अब ये पॉइंट पूछा गया था कि कौन सी तरंगे हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। वो कौन है? आर तरंगे। ठीक है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, एल तरंगे, आर तरंगे, है ना, एक और कोई दे दिया जाएगा, दो मिला करके, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से कोई प्रश्न बना था, यहाँ से बन चुका है एक प्रश्न। ये पृथ्वी में ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं हलचल पैदा करती है। क्या? ऊपर नीचे दाएं बाएं। जो आर तरंगे होती हैं वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं हलचल पैदा करती है। ठीक है, और जो एल तरंगे होती हैं वो केवल क्षैतिज हलचल पैदा करती हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। सिंपल सा बात। भूकंपीय तरंगों का सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकन किया जाता है। और ये न मालूम कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं इसका मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो मित्रों ध्यान रखेंगे, सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये टेट में कई बार पूछा जा चुका है, नेट में कई बार पूछा जा चुका है। भूकंप, अब ये भूकंप की बात हो गई। अब भूकंप मापन की जो प्रणालियां हैं, भूकंप मापन की प्रणाली। ठीक है, तो भूकंप को मापने के लिए दो पैमानों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से पैमाने देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। ठीक है, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल, दो पॉइंट है, ध्यान रखेंगे मित्रों कि जो भूकंप को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने हैं। एक है रिएक्टर स्केल और दूसरा है मार्केली स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल, क्या क्या अंतर है इसमें समझते हैं। रिएक्टर स्केल को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में विकसित किया गया था। कितना तगड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, कि जो रिएक्टर स्केल है कहाँ के वैज्ञानिक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो चार्ल्स एफ रिएक्टर हैं उन्होंने 1935 ईस्वी में विकसित किया था। अब ये प्रश्न पूछा नहीं गया है कि जो रिएक्टर स्केल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो चार्ल्स एफ रिएक्टर, चार्ल्स एफ घुमा देगा, चार ऑप्शन बना देगा, तो रिएक्टर तो उसमें दिया रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखें चार्ल्स एफ रिएक्टर सन कब है? 1935 में विकसित किया गया था। कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। बात क्लियर हो गई। फिर आगे बात करते हैं कि भूकंप का रिकॉर्ड एक सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है जो सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। इसकी रेंज 1 से लेकर 10 तक की होती है। ध्यान रखेंगे कि जो सिस्मोग्राफ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 1 से लेकर के 10 तक होती है। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिस्मोग्राफ की जो रेंज होती है कितनी होती है? 1 से 8, 1 से 4, 1 से 6, 1 से 10, 1 से 12, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो कहाँ तक होती मित्रों? 1 से लेकर के 10 तक होती इसकी रेंज। आगे देखते हैं। समझ रहे होंगे कि बुक पढ़ने से कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है मित्रों वो ज़रूर एकदम क्लियर रहेगा, क्योंकि अब जब प्रश्न बनते हैं वो कंसेप्चुअल बनते हैं, वन लाइनर नहीं बनते हैं। यदि रिएक्टर पैमाना लॉगरिदमिक है, इसका अर्थ है कि संख्या में 1 की वृद्धि होने पर इसकी तीव्रता में 10 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है, 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। रिएक्टर स्केल 8 पर आया भूकंप रिएक्टर स्केल 7 पर आए भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 6 स्तर और 8 स्तर पर आए भूकंपों की तीव्रताओं में 100 गुना का अंतर होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। यदि हम निर्मुक्त ऊर्जा के संदर्भ से देखें तो हर अगले स्तर पर 32 गुना अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कितना गुना? 32 गुना। यदि हम रिएक्टर स्केल पर 6 से 7 के स्तर पर जाते हैं तो भूकंप से निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा 32 गुना अधिक होगी। एक और उदाहरण लें। रिएक्टर स्केल 8 पर आए भूकंप में रिएक्टर स्केल 6 की तुलना
में 1024 यानी 32 गुणे 32 गुणा अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तो यहाँ से उतना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पहले जो हमने ये बातें यहाँ बताई हैं, यहाँ से मित्रों जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है इनको ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, समय ध्यान रखेंगे, सिस्मोग्राफ ध्यान रखेंगे, इसकी रेंज ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न जरूर बनाएगा। तो मित्रों ये हमने पढ़ा, भूकंप के बारे में पढ़ा है ना, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने केवल भूकंप के बारे में इस क्लास में पढ़ा। ये 20 मिनट के लगभग क्लास है और यहाँ से अब प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो। यदि भूकंप से प्रश्न बनाता है, चाहे जैसे बनाता है, आप एकदम सही कर लेंगे। बस इसको एक बार सुन लें, देख लें बस। आशा करते हैं मित्रों ये क्लास सभी लोगों को पसंद आ रही होगी और सभी मित्र इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर लाभ मिलेगा। अब इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।